हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। क्लास 8 की केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ओके, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर में अब तक 2 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए और दूसरे लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद ये बहुत एक लंबा पीरियड गुजर चुका है। उसके बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो अब हम इसको ढंग से कंटिन्यू करेंगे और हो सके तो हम लोग बहुत जल्दी इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर का जो अब कंटेंट बचा हुआ है इसमें हमारे पास नेमिंग है। अब नेमिंग क्या करेंगे हम लोग? बाइनरी कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे हम लोग, कुछ कोवलेंट कंपाउंड का नेमिंग करेंगे, एसिड्स का नेमिंग करेंगे, बेस का नेमिंग करेंगे, सॉल्ट्स का नेमिंग करेंगे। फिर हमारा जो सेक्शन होगा उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो वो सारी बातें हैं फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो आज का जो मेजर टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। क्या करेंगे हम लोग? हमारा टॉपिक क्या है? नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। पिछला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वैलेंसी के बारे में। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि वैलेंसी क्या होती है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का या फिर किसी रेडिकल का या आयन का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी एक्चुअली चार्ज से डिटरमाइन किया जाता है। किसी आयन पे या चार्ज पे जितना चार्ज का वैल्यू होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी की मदद से हमने आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को ड्राइव किया था। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले के डेरिवेशन में हमने आपको कहा था कि एक्सरसाइज में जो 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। उन 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जो डेरिवेशन है केमिकल फार्मूले का वो पूरी तरह से सही हो गया होगा और आप सही तरीके से कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले को लिख पा रहे होंगे। अब हमारे सामने जो चैलेंज आता है वो क्या कि हमारे पास अगर कोई फार्मूला दिया हुआ रहे, केमिकल फार्मूला दिया हुआ रहे और उस फार्मूले का नाम कैसे लिखा जाए। तो आज के इस लेक्चर में उसी पे हम लोग गौर करेंगे। कोई पर्टिकुलर रूल तो है नहीं लेकिन कुछ जनरल रूल्स हैं। उन जनरल रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे जो कभी कभी फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन जनरल रूल्स की मदद से मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के नाम आप ढंग से लिख सकते हैं या फिर कुछ कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स तो आप ज़रूर जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। क्या शुरू करते हैं हम लोग? नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहले मुझे ज़रा बताइए आप लोग कि कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड किसे कहते हैं? ठीक है, कंपाउंड जानने से पहले आपको एलिमेंट जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आपको एलिमेंट्स पता होगा, कंपाउंड्स पता होगा। आपके लिए अभी मैं बता दूं कि कंपाउंड्स एक प्योर सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, या फिर यूँ कह सकते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है। व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अ कंपाउंड इज फॉर्म। यानी कि एक कंपाउंड बनने के लिए 2 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एक फिक्स रेशियो आपस में कंबाइन करना पड़ता है। यानी कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होंगे उसमें एटलीस्ट 2 तरह के एटम्स होंगे या फिर 2 से ज़्यादा तरह के एटम्स होंगे। एंड कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ एटम्स और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, जो एक केमिकल कॉम्बिनेशन में रहता है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है या कैटायन और एनायन के फॉर्म में रहता है। वो सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहली बात कि एक को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स, एक को हम लोग कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, या हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एक को हम लोग कहते हैं कोवालेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये किस बेसिस पे है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से। ये बॉन्डिंग क्या होता है? जो बॉन्ड्स होते हैं वो किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में एटम्स को आपस में जोड़े रखते हैं। एटम्स को आपस में जोड़े रखने के लिए, आयंस को आपस में जोड़े रखने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं बॉन्ड, ठीक है। अब आयंस के बीच में लगने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं और एटम्स के बीच में लगने वाले बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिटेल जब पढ़ेंगे इसमें तब हम लोग को समझ में आएगा। क्लास 9 के सिलेबस में ये आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है।
पियर्सन अगर आप पढ़ेंगे, वरना क्लास 10th में कुछ हद तक आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और क्लास 11 में तो पूरा डिटेल ही पढ़ेंगे। तो अभी मैं बता दूं कि अगर बॉन्ड को हम लोग देखें कि एटम्स के बीच में किस तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, उस आधार पे हमारे पास या तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या तो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है। पिछला लेक्चर जो हमारा देखे वो आपको पता होगा कि आयन से बनने वाले कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, कैटायन और एनायन कंसिस्ट करने वाले कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। वह कंपाउंड जिसमें कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और वह कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स और आयंस में फ़र्क क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चार्ज स्पीसीज नहीं है और जो हमारे आयंस होते हैं दे आर दी चार्ज स्पीसीज। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो कंपाउंड्स का नेमिंग में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स, यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाए। नाम तो तब लिखेंगे ना जब हमें पता हो कि बाइनरी कंपाउंड्स कहते किसे। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें दो एलिमेंट मौजूद हो। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंटल कंपाउंड्स को आप क्या बोलेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स। क्या कहा मैंने, 2 एलिमेंटल कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स में 2 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। जैसा कि मैंने लिखा HCl, ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा HF, जैसा कि मैंने लिखा HBr, ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा HI। आई होप आपको बात समझ आ रही है। HCl, HF, HBr, HI ये कुछ बाइनरी कंपाउंड्स हैं। उसी तरह से NaCl ये भी बाइनरी कंपाउंड है, KCl बाइनरी कंपाउंड है, H2S बाइनरी कंपाउंड है। समझ में आ रही बात, ये सब क्या है, बाइनरी कंपाउंड्स हैं। इन बाइनरी कंपाउंड्स के नाम लिखे कैसे जाएंगे, तो इसके पास जो हमारा पहला पार्ट होता है ये एक्चुअली कैटायन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, कैटायन की तरह बिहेव करता है। यानी कि इसमें अगर हम चेक करेंगे, इसको अगर आयोनाइज करेंगे, अभी आयंस के फॉर्म में है कि नहीं ये पता नहीं, कहाँ कहाँ आयंस हैं वो हम लोग दिमाग लगाएंगे ही नहीं। अभी बोलेंगे जो पहला पार्ट है नाम का उसको एज इट इज़ लिख देंगे। पहली बात, ये बाइनरी कंपाउंड्स कैसे हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन, सोडियम क्लोरीन, पोटाशियम क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फर। तो 2 एलिमेंट रखने वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड के लिए जो नाम का जो फॉर्मूले का पहला हिस्सा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूले, उसको एज इट इज लिख देंगे। तो पहला पार्ट में क्या है, हाइड्रोजन, तो इसमें भी हम लोग हाइड्रोजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। दूसरा पार्ट क्या, क्लोरीन, तो क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड में, तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड कब लिखते हैं हम लोग, जब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में होता है। ये भी हमारा एक गैस है, ये भी हमारा एक गैस है, ये भी हमारा एक गैस है। ठीक है, ये सब अगर पानी में घोल दिया जाए, इन चारों में से किसी को भी अगर हम पानी में घोल दें तो ये सब एसिड बनाता है, उस वक्त उसका नाम कुछ और होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, HF को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन तो लिखेंगे ही, हाइड्रोजन Fl फ्लोराइड, इसको हम बोल दिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि नाम के बीच में कैपिटल लेटर लिखते हैं, तो नाम का पहला लेटर सिर्फ कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। और यहाँ पे ध्यान दें, हाइड्रोजन और क्लोराइड नाम का 2 अलग अलग हिस्सा है, तो अलग अलग ही लिखेंगे। जहाँ एक साथ लिखा जाता है हम एक साथ लिखते हैं, जहाँ अलग अलग लिखा जाता है वहाँ हम अलग अलग लिखते हैं। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ध्यान रहे, ये सब कब ऐसा नाम लिखा जाएगा, जब ये सारे गैसेस स्टेट में हो। अब सोडियम क्लोराइड, ये सब सॉलिड है, ये सब क्या है, सॉलिड है, और ये तो गैस होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है बताना आपको, अभी मैं बता रहा हूँ कि नाम कैसे लिखा जाए, और ये फिजिकल स्टेट बता दिए तो आपके लिए और आसानी हो गई। इसका नाम पहला पार्ट क्या है, सोडियम, तो सोडियम तो लिखेंगे ऑब्वियसली, इसमें कोई शक है ही नहीं, सोडियम। और दूसरा पार्ट क्या है, क्लोरीन, तो ये भी क्या बन जाएगा, क्लोराइड। जिस तरह से यहाँ क्लोराइड बना था क्लोरीन, यहाँ भी क्लोराइड। यहाँ क्या बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड। यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, पहला पार्ट हाइड्रोजन है, दूसरा पार्ट सल्फर है, तो क्या बन जाएगा, सल्फाइड। और भी कुछ कंपाउंड देखते हैं, मैंने लिखा Na2O, मैंने लिखा K2O, ठीक है, मैंने लिखा Mg3N2,
ठीक है, क्या लिखा Mg3N2। क्या लिखेंगे नाम, पहला पार्ट क्या है सोडियम, तो सोडियम तो होना ही है नाम। दूसरा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा ऑक्साइड। ये पोटाशियम है तो पोटाशियम तो लिखेंगे ही। दूसरा पार्ट में क्या ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा वो ऑक्साइड। ये क्या है मैग्नीशियम, तो आपने लिखना है मैग्नीशियम। और दूसरा पार्ट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन विल बी नाइट्राइड। ध्यान रहे IDE IDE IDE, ठीक है, ये IDE लग जाता है नाम में। ब्रोमीन ब्रोमाइड, फ्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, सल्फर सल्फाइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाता है जब आप नाम लिखते हैं। ये सारे किस तरह के कंपाउंड्स हैं, ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं। आपको मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। अब इन सारे बाइनरी कंपाउंड्स में सारे एग्जाम्पल्स में एक हमारे पास, इसको छोड़ के सारे एग्जाम्पल्स में एक कैटायन है और एक एनायन है, या फिर वो कैटायन एनायन बना सकता है, या तो है या तो बना सकता है। कुछ में तो है ही, जैसे इसमें Na+ है, O2- है, K+ है, O2- है, Mg2+ है, N3- है। उसी तरह से H+Cl- बन जाएगा पानी में डिज़ोल्व करने पर। HF को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो H+F- बन जाएगा। Na+Cl- इसमें होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये सारे आयंस, यानी कि इसमें आयंस होते हैं, बताना मैं ये चाह रहा हूँ। इसको छोड़ के इसमें आयन नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ हमारे पास इस तरह के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दोनों ही नॉन मेटालिक एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, नॉन मेटालिक एटम्स होंगे, दोनों ही नॉन मेटालिक एटम्स होंगे। और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स को मेंशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ एटम्स को मेंशन करना पड़ता है। जैसा कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मैंने लिखा CO, फिर मैंने लिखा CO2, फिर मैंने लिखा SO2, फिर मैंने लिखा SO3, फिर मैंने लिखा PCl3 और मैंने लिखा PCl5, ठीक है। मैंने कुछ फॉर्मूला लिख दिया आपको। तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास एक एटम हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोनो। क्या यूज़ करते हैं, मोनो। अगर 2 हो तो 2 के लिए यूज़ करेंगे हम लोग डाई। अगर 3 हो हमारे पास, 3 के लिए यूज़ करेंगे हम लोग ट्राई। अगर हमारे पास 4 हो तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग टेट्रा। अगर हमारे पास 5 हो जाए, कितने हो जाए 5, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग पेंटा। 6 हो जाए तो हेक्सा यूज़ करेंगे, 7 हो जाए तो हेप्टा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो यूज़ होने वाली चीज़ें हम बता दिए, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन। पहला पार्ट कार्बन, दूसरा क्या हो गया मोनोऑक्साइड। ये क्या हो गया, कार्बन तो होना ही है, 2 ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड। ध्यान रहे ऑक्साइड यहाँ भी है, ऑक्साइड यहाँ भी है, बस ये मोनो हो गया और ये डाई हो गया। ये क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन तो ट्राई क्लोराइड। यहाँ क्या हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा 5 के लिए पेंटा क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा SF6, ये भी एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो क्या नाम होगा आप बताइए, सल्फर तो होगा ही। 6 के लिए हेक्सा, मैंने 2 स्पेलिंग लिख दिया, ठीक है, सॉरी। फ्लोराइड के लिए FLOU एक बार लिखा है मैंने, एक बार UO लिखा है, जो सही होगा वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मुझे पता नहीं कि कौन एग्जैक्टली सही है, मैंने दोनों इसलिए लिख दिया। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो गया। तो कभी कभी आपको नंबर ऑफ एटम्स भी मेंशन करने पड़ते हैं, ये सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक है N2O3, एक है N2O5। यहाँ कैसे नाम लिखेंगे हम लोग,
तो यहाँ दोनों का नंबर ऑफ एटम मेंशन करना पड़ता है। 2 नाइट्रोजन है तो हम यहाँ लिखेंगे डाई नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे? डाई नाइट्रोजन। 3 का ऑक्सीजन के लिए ट्राई ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो एक एटम को मेंशन करने के लिए मोनो यूज करते हैं, 2 के लिए डाई यूज करते हैं। ये जनरली सेकंड पार्ट के लिए यूज होता है, लेकिन कभी कभी फर्स्ट पार्ट के लिए भी यूज किया जाता है, जैसा कि हम लोग नाइट्रोजन के केस में अभी अभी किए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एक और कंपाउंड होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं H2O2। इस तरह ये एक स्पेशल कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O वाटर होता है, H2O2 ये क्या हो जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ क्या है? हाइड्रोजन की वैलेंसी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो 1 होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। और ऑक्सीजन की वैलेंसी मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वैलेंसी क्यों मांगा गया है, इसका मतलब कुछ और होता है, तो आप जानने की कोशिश करेंगे। देखें, किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं उन सारे की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ऑक्सीजन के एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन के 2 एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बराबर नहीं हो पाया, इसीलिए ऑक्सीजन के भी कितने एटम्स आने पड़े? 2 एटम्स आने पड़े। यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन के 2 एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बराबर है। यानी 2 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 है ना। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन हमको पता है नहीं, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 हमको निकालना है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि 2 एटम्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। और ये क्या है? 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी के बराबर है। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। क्या हो जाएगा? 2 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। कैसे वैलेंसी कैलकुलेट किया जा सकता है? देख के कंपाउंड को 2 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो ये हमारा कि 2 गुना वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 कितना हो गया? इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 1। यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होती है। कहने का मतलब ये हुआ, ऑक्सीजन की वैलेंसी जब 1 होती है तब हम क्या बोलते हैं? उसको ऑक्साइड नहीं बल्कि पर ऑक्साइड बोलते हैं। ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे। यानी कि पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 के बजाय 1 होता है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर समझ आ रही होगी तो इसको ज़रूर कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो यहाँ हमारे बाइनरी कंपाउंड्स का हाल हो गया बुरा, और उसको हम लोग ख़त्म कर दिए। अब बाइनरी कंपाउंड्स नहीं करेंगे हमें परेशान। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ बढ़ेंगे आगे? जहाँ बढ़ना चाहिए। कहाँ बढ़ना चाहिए? अब हम लोग जाएंगे वही जो हमने शुरू में आपको कहा था कि अब हम लोग एसिड्स का नेमिंग करेंगे, बेसिस का नेमिंग करेंगे और सॉल्ट्स का नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो एसिड्स का नेमिंग से हम लोग कहानी शुरू करते हैं। नेमिंग ऑफ एसिड्स। नेमिंग ऑफ एसिड्स। नेमिंग ऑफ एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स का अगर डेफिनेशन आप पढ़ेंगे क्लास 7 के पियर्सन में, तो एसिड्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस H+ आयंस। कहाँ पे? इन
वाटर। यानी कि जब किसी एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या छोड़ता है, H+ आयन छोड़ता है। यानी कि, और ये किसने कहा था, ये बात कहने वाले साहब थे हमारे आर्हेनियस जी। कौन थे, आर्हेनियस साहब ने ये कहा था। यानी कि इसको हम लोग आर्हेनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं या फिर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा था कि जितने सारे एसिड्स होंगे दे विल प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर। पानी में जाते ही वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। H+ आयन प्रोड्यूस वो करेगा जो आयोनाइज हो सकता है, और वो सारे कंपाउंड्स जो आयोनाइज हो जाते हैं उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जितने सारे एसिड्स होते हैं दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाई, बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस इन दियर एक्वस सॉल्यूशन, व्हाटएवर द आयन। एक तो पता है कि H+ आयंस होते हैं, लेकिन कोई भी आयन अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, कैटायंस एंड एनायंस, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और सारे के सारे एसिड्स H+ आयंस देते हैं, तो अगर कोई कैटायन बनाता है साथ में उसका काउंटर एनायन तो बनना ही है। इसीलिए सारे के सारे एसिड्स क्या होते हैं, सारे के सारे एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट तो होते ही हैं। ठीक है। अब एसिड्स जो हमारे पास होंगे ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स के आधार पे। एक को तो हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड्स, क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स, और एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स। देखें ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रा एसिड्स में फ़र्क क्या है। देखिए एसिड्स में H+ आयन प्रोड्यूस होता है, एसिड्स H+ आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, इसका मतलब उसमें तो हाइड्रोजन होना ही है। तो हमारे पास जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, हायर क्लासेस में इन सब का डेफिनेशन थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें ऑक्सी एसिड्स में एक तो हाइड्रोजन होना ही है, साथ में ऑक्सीजन भी होना ही है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावे एक और नॉन मेटल इसमें मौजूद होगा। ठीक है, और उस नॉन मेटल और ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, इस तरह से वो आपस में बॉन्डेड रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। और हाइड्रा एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस कोई नॉन मेटल होगा, हाइड्रोजन प्लस कोई नॉन मेटल। ये नॉन मेटल क्या हो सकता है, ये नॉन मेटल हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नॉन मेटल कौन सा हो सकता है, ये सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर और कुछ हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो हाइड्रा एसिड्स में हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल होगा, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर कुछ हो सकता है। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स, आपको समझ में आ गई बात। तो हाइड्रा एसिड्स के एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रा एसिड्स में पहले हम लोग लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हाइड्रा एसिड्स के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। हाइड्रा एसिड्स में हमने पहले लिखा HCl। क्या लिखा, HCl। ठीक है, H है और Cl है। देखिए ये फार्मूला मैंने कैसे लिखा, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है और क्लोरीन की भी वैलेंसी एक होती है, तो दोनों की वैलेंसी जब बराबर है तो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेंगे। उसी तरह मैंने लिखा HF, फिर मैंने लिखा क्या HBr, फिर मैंने लिखा क्या HI। और जब ये एसिड बन जाएगा, when these compounds becomes acid, मैंने पहले आपको बताया जब ये गैस है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, या हाइड्रोजन फ्लोराइड है, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, या हाइड्रोजन आयोडाइड है। लेकिन जब ये एसिड बन जाएगा, यानी कि इसको कहाँ घोलेंगे, एसिड का मतलब ये पानी में घुला हुआ है। ये मेंशन कर देंगे, नहीं भी करने से आपको चलेगा, हमें पता है जब हमने ऊपर टॉपिक एसिड लिख ही दिया है, इसका मतलब ये वाटर में डिजॉल्व है। एसिड्स एसिड तभी होता है जब वो वाटर में डिजॉल्व होता है, अदरवाइज वो एसिड नहीं होता है। एसिड्स आर एसिड ओनली व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर। इट मीन्स एसिड शो देयर एसिडिक कैरेक्टर व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, एसिड्स हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, सब में हाइड्रो लगाएंगे। सब में क्या लगाएंगे, हाइड्रो। सब में क्या लगाएंगे, यानी कि हाइड्रा एसिड्स में पहचाना ही कहाँ से जाएगा कि उसके नाम के शुरू में क्या लिखा हुआ रहेगा, हाइड्रो। अब हाइड्रो है, साथ में क्या लगा रहा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन बन जाएगा क्लोरिक। क्या बन जाएगा, क्लोरिक। ब्रोमीन, फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोरिक, और ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमिक, आयोडीन बन जाएगा आयोडिक। हाइड्रो क्लोरिक, हाइड्रो फ्लोरिक, हाइड्रो ब्रोमिक, हाइड्रो आयोडाइक। क्या इतना ही है, एसिड है तो एसिड तो लिखेंगे ना, ये पूरा एक साथ लिखा गया, अलग अलग नहीं लिखा गया। साथ में क्या लिख देंगे, एसिड
एसिड एसिड एसिड। तो पूरा नाम क्या बन गया? HCl जब एसिड की तरह बिहेव करता है तो इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HF जब एसिड की तरह बिहेव करता है तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। HBr जब एसिड की तरह बिहेव करता है तो इसका नाम हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। और HI जब एसिड की तरह बिहेव करता है तो हाइड्रो आयोडिक एसिड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और एक और है जो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, वो H2S। ठीक है, ये गैस था तो ये एसिड नहीं था, अब ये एक्वस हो जाएगा तो ये भी एसिड हो जाएगा, यानी कि ये भी एक्वस फॉर्म में एसिड बनाएगा। इसका नाम हम लोग लिखेंगे हाइड्रो, तो लिखेंगे ही, तो हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है? डोंट कंफ्यूज विथ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। अब जितने सारे हमारे पास ऑक्सी एसिड्स होंगे ना, ऑक्सी एसिड्स में ये हाइड्रो वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सी एसिड्स होंगे, ऑक्सी एसिड्स जो होंगे, ऑक्सी एसिड्स, समझ में आ रही बात? तो इसमें क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? हाइड्रो नहीं होगा। क्या यूज़ नहीं करेंगे उसमें? हाइड्रो यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें एक में हम लोग लिखेंगे अस और एक में लिखेंगे हम लोग इक। अस यूज़ करेंगे फॉर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और ये किसके लिए यूज़ करेंगे? इक फॉर मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जब ऑक्सीजन की एटम की, ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सीजन तो होना ही है, हाइड्रोजन तो होना ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के बिना एसिड ही नहीं होगा। और साथ में नॉन मेटल में सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिस एसिड में मान लेते हैं एक ही दो एसिड्स हैं और दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, साथ में कोई एक नॉन मेटल है, सल्फर है, और दोनों में सल्फर है, लेकिन एक में ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, एक में ऑक्सीजन की संख्या कम है, तो जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम होगी उसमें हम अस लगाएंगे, सफिक्स। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ये सब क्या होंगे? सफिक्स। क्या होंगे? सफिक्स होंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे इसको अब देख लेते हैं। मैंने एक फॉर्मूला लिखा एसिड का, मैंने लिखा HNO2। क्या लिखा? HNO2। दूसरा लिखा मैंने HNO3। ठीक है, अब इसमें हाइड्रो नहीं लगेगा, जो नाम है, जो नॉन मेटल है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का पहला पार्ट हम लोग लिख दिए नाइट। ठीक है, R तक लिख दिए। ठीक है, अब इसमें लगेगा अस। क्या लगेगा? अस। अस क्यों? क्योंकि इट हैज़ लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड इट हैज़ मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नाइट्रस बन गया, और ये क्या बन जाएगा? नाम एसिड है तो एसिड तो लिखेंगे ही, नाइट्रस एसिड। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ तक तो सेम होगा, बस लगा देंगे इक, नाइट्रिक एसिड। तो एक नाइट्रस एसिड हो गया और एक नाइट्रिक एसिड हो गया। इसी तरह से सल्फर के भी होते हैं। सल्फर के एक एसिड को हम लोग बोलते हैं H2SO3 और एक को हम लोग कहते हैं H2SO4। H2SO3 एंड H2SO4। ठीक है, तो आप ही बताएं नाम। सल्फर है तो सल्फ्यूरस, है ना, फॉर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और फॉर मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक। तो एक हो गया सल्फ्यूरस एसिड और दूसरा हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। आई होप आपको यहाँ तक मामला ज़रूर और ज़रूर समझ आ गया होगा, और बिना लिख के आपको समझ में आने वाला नहीं है। समझ जाएंगे भी अगर, तो जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें याद नहीं रहती है। तो मेक श्योर कि एवरी टाइम व्हेन यू अटेंड दीज लेक्चर्स प्लीज़ मेक नोट्स। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप घाटे में हैं। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तभी आपको मामला क्लियर होगा। ठीक है, तो नोट्स ज़रूर बनाएं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब कुछ और ऑक्सी एसिड्स के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ऑक्सी एसिड्स में अब और एग्जाम्पल हम लोग फॉस्फोरस के एसिड्स को लेंगे। फॉस्फोरस का देखें, जितने सारे एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ ये लिमिटेड एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जब आप क्लास 12th में जाएंगे या फिर पियर्सन में और पढ़ेंगे आप डिटेल, है ना, तो उसमें पाएंगे कि इसके और भी एसिड्स होते हैं। अभी हम लोग कुछ ही को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपको बार बार, जिससे आपको मुलाकात होगी, बार बार जिन एसिड्स को आप इनकाउंटर करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा फॉस्फोरस का एक एसिड
PO3 और मैंने लिखा H3PO4। ठीक है, देखें लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन के लिए अस और मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन के लिए एक। तो फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस ही लिख देंगे इसमें, क्योंकि अस है और इसमें ऑलरेडी अस लगा हुआ है, तो ये फॉस्फोरस एसिड हो गया। और ये क्या बन जाएगा, स्पेलिंग गलत हो गया तो शायद फॉस्फोरस, और ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। मामला आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स आते हैं जिसमें आपको ये ट्रिक काम पूरी तरह से नहीं आएगा। जैसे कुछ एसिड्स हमारे पास है, ऑक्सी एसिड्स ही हैं, वो HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब ये चारों एसिड्स हैं। अब तो इसमें कम है उसमें अस लगा देंगे, जिसमें ज़्यादा उसमें इक लगा देंगे, बहुत अच्छी बात है, वो तो लगता ही है। लेकिन अब चार हमारे पास एसिड्स हैं और इन चारों में सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं, सिर्फ फर्क क्या ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ 2 एटम है, यहाँ 3 एटम है, यहाँ 4 एटम है। ऐसे केस में सबसे कम नंबर वाले के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे हाइपो और सबसे ज़्यादा वाले के लिए यूज़ करेंगे हम लोग हाइपर। ठीक है, इसमें हाइपो, इसमें हाइपर। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, सब हाइपर क्लोरिक, क्या कर देंगे, क्लोरस सबसे ज़्यादा है तो इक तो लगना ही है, तो क्लोरिक एसिड हो गया। और सबसे कम के लिए क्लोरस एसिड। अब देखिए, इसको क्लोरस लिखेंगे, इसको क्लोरिक लिखेंगे। हाइपो और हाइपर, सबसे कम के लिए हाइपो, सबसे ज़्यादा के लिए हाइपर, और बीच में लगा देंगे हम लोग, बस मामला आसान है, क्लोरस एसिड, और इसमें लगा देंगे क्लोरिक एसिड। यानी कि आपको याद रखना है क्लोरस और क्लोरिक। क्लोरस एसिड का फार्मूला HClO2, क्लोरिक एसिड का फार्मूला HClO3, और क्लोरस से एक कम तो हाइपोक्लोरस एसिड, और क्लोरिक से एक ऑक्सीजन ज़्यादा तो हाइपर क्लोरिक एसिड। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ज़रा एक बार मैं बुक को देख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो गई और क्या क्या और डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं लिखूँ HbRO4 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइपर, इसी पैटर्न में है, हाइपर ब्रोमिक एसिड। अगर आपको बोला जाए आयोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, आयोडिक एसिड, क्या बोला जाए, आयोडिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड का क्या है, HClO3, तो यहाँ क्या हो जाएगा HiO3। अगर आपको बोल दिया जाए आयोडस एसिड, आयोडस एसिड, तो क्या बोलेंगे, H तो लिखेंगे, I तो लिखेंगे, इससे एक ऑक्सीजन घटा के। अगर आपको पर आयोडस बोल दिया जाए तो आप एक ऑक्सीजन और घटा देंगे, हाइपर बोल दिया जाए एक ऑक्सीजन और बढ़ा देंगे। आई होप आपको यहाँ तक मुद्दा ज़रूर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर आपको हम मज़ीद कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप। अब कहानी आती है बेसिस की। एसिड्स पढ़े तो बेसिस को क्यों छोड़ दें, बेसिस का भी नाम ज़रूर लिखेंगे हम लोग, और बेसिस का नाम जब लिख लेंगे तब फिर सॉल्ट की तरफ हम लोग ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ बेसिस। जो बेसिस होते हैं इसमें क्या होगा, एक कैटायन होगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्सिल आयन होगा। ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहा जाता है, या तो इसको आप कह दें हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, कुछ भी कह दें, या तो हाइड्रोक्साइड आयन कह दें या हाइड्रोक्सिल आयन कह दें। ध्यान रहे नेगेटिव चार्ज इज ऑन एक्चुअली ऑक्सीजन, लेकिन किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है OH-, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन से बनेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने लिखा NaOH, क्या लिखा, NaOH। ठीक है, क्या लिखा, NaOH। तो जो ही इसको पानी में डालेंगे, किस में डालेंगे, पानी में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Na+ प्रोड्यूस करेगा। पानी में घुलने पर हम लोग लिखते हैं AQ, और एनायन क्या बनाएगा, OH- AQ। तो ये एक क्या कहलाया, बेस कहलाया। क्यों, क्योंकि ये पानी में घुलने पर क्या प्रोड्यूस किया, OH- आयन प्रोड्यूस करेगा।
मतलब जितने सारे बेसिस होते हैं वो अपने पानी के सॉल्यूशन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। अब इसके नाम लिखना बहुत आसान, कैटायन का नाम लिखेंगे, साथ में एनायन का नाम लिख देंगे, बस कैटायन का नाम प्लस एनायन का नाम, नेम ऑफ द कैटायन प्लस नेम ऑफ द एनायन, दोनों का समेशन जो होगा वो आपका हो जाएगा बेस का नाम। तो NaOH का अगर आपको नाम लिखना है तो आप क्या बोलेंगे भाई, सिंपल है, सोडियम, साथ में क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। आपको KOH का नाम लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, बोलेंगे आप पोटेशियम, साथ में क्या लिख देंगे हाइड्रोक्साइड। अगर आपको CSOH का नाम लिखना है तो क्या बोलेंगे आप सीजियम, साथ में क्या लगा देंगे हाइड्रोक्साइड। अगर आपको लिखना है BaOH होल ट्वाइस या फिर CaOH होल ट्वाइस या फिर MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, या फिर आपका मैंने लिखा AlOH होल थ्राइस, फिर मैंने लिखा NH4OH, ये सब के सब बेसिस हैं। नाम कैसे लिखा जाएगा ये डिपेंड, देखें ये OH की वैलेंसी कितनी है, एक नेगेटिव चार्ज तो इसकी वैलेंसी एक, तो बाकी बेरियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तभी ना इसको 2 होना पड़ा। कैल्शियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, यहाँ सोडियम की वैलेंसी 1, पोटाशियम की वैलेंसी 1, सीजियम की वैलेंसी 1, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, तो अगर वो 2 वैलेंसी वाले आइटम के साथ जुड़ेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो दैट चार्जेस मस्ट, क्योंकि चार्जेस इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेरियम, क्या हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बता दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है, जब अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है, ये तब बनता है। इसी तरह से किसी भी मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनता है। ये तो हो गई एक्स्ट्रा बात, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, तो मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम लोग सॉल्ट्स को पढ़ लेंगे, और सॉल्ट पढ़ने के बाद आज के लेक्चर को ख़त्म करने से पहले कुछ और क्वेश्चंस बना लेंगे, फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए बस हमारे साथ बने रहें और लेक्चर को ईमानदारी से पढ़ें। हमारा मकसद है पढ़ना और सीखना। क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट्स। क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स बनते कब हैं, सॉल्ट्स तब बनते हैं जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराया जाता है। किसके साथ, किसी एसिड का रिएक्शन जब किसी बेस के साथ हम लोग कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है और साथ में हीट भी बाहर निकलता है, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग नाम दिए हुए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम दिए हुए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम दिए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम दिए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिड और बेस के रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, तो सॉल्ट एक पूरे खानदान का नाम है, ठीक है। वाटर बनता है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसीलिए क्योंकि इस रिएक्शन में एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये बात ज़रूर समझ आई होगी। तो मैंने एक एसिड लिया HCl, क्या लिया, HCl, इसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, क्योंकि एसिड मतलब एक्वस सॉल्यूशन। बेस मैंने ले लिया NaOH, ये भी क्या ले लिया मैंने, एक्वस। क्या हो जाएगा बताइए, क्या बनेगा, सॉल्ट। तो इस तरह के कंपाउंड का रिएक्शन दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आप, क्योंकि ये एसिड है तो ये आयंस में टूटेगा H+ और Cl-, ये बेस है तो ये भी आयंस में टूटेगा Na+ एंड OH-, ठीक है। आयंस का एक्सचेंज करा देंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा और ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। H+ और OH- कंबाइन करके ऑब्वियसली क्या बनाने वाला है, H2O बनाने वाला है, और Na+ और Cl- कंबाइन करके क्या बना देगा, NaCl। हालांकि ये
Na+Cl- आयन के फॉर्म में ही रहेगा। एक्वस का मतलब क्या है, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होता है तो वो आयंस में डिसोसिएटेड रहता है। लेकिन हम एक लिखना क्या लिख रहे हैं कि ऐसे लिखा जाता है और ये लिक्विड है, लेकिन H+ और OH- डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि वो H2O बना लेगा। और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल, यानी कि नमक NaCl को पानी में घोलने के बाद ये एसिड और बेस मिलने वाला नहीं है। और ये जितने सारे रिएक्शंस होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं और इसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग आयनिक रिएक्शंस भी कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई। ये मिल गया हम लोग को क्या, NaCl। क्या मिल गया, NaCl। इस तरह के सॉल्ट को कहा गया है एसिड, सॉल्ट्स ऑफ बाइनरी एसिड्स। ये कौन सा एसिड है, बाइनरी एसिड है, यानी कि दो एलिमेंट रखने वाला एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी एसिड कहते हैं। तो सॉल्ट ऑफ बाइनरी एसिड का नाम कैसे लिखा जाता है, यानी कि दो कैटेगरी हमारे पास आ गई। एक ऐसे सॉल्ट्स होंगे जो बाइनरी एसिड्स के सॉल्ट्स होंगे, और कुछ ऐसे भी एसिड्स होंगे, ऐसे भी सॉल्ट्स होंगे जो ऑक्सी एसिड्स के सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, यानी कि हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स के सॉल्ट्स अलग अलग होंगी, जाहिर सी बात है। तो ये NaCl हो गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्ट बना। इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम इसका पहले से ही हम लोग जानते हैं। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, सोडियम। पहला पार्ट को हम लोग बोल दिए सोडियम और दूसरे पार्ट को हम लोग बोल दिए क्लोराइड। तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो मैं कुछ सॉल्ट्स के फॉर्मूले लिखता हूँ, आप उसके नाम बताइए और ये भी बताइए कि उस सॉल्ट में क्या होगा, कौन सा कैटायन होगा और कौन सा एनायन होगा। अब देखें, मैं एक और फार्मूला लिखता हूँ, एसिड और बेस का रिएक्शन लिखता हूँ। मैंने लिखा H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। साथ में मैंने क्या लिखा, बेस मैंने लिख दिया चलिए ले लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मैंने एक्वस ले लिया, जो बहुत कम सॉल्युबल होता तब भी मैंने लिया। ठीक है, अब सॉल्ट क्या बनेगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट। दोनों की वैलेंसी सेम होती है। देखें ये क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और SO4 2-, कैल्शियम क्या बनाएगा, Ca2+ और OH-। ठीक है, SO4 यानी कि इसका कैटायन इसके एनायन से कंबाइन करेगा। यानी कि कैटायन जो होता है, किसी भी सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट आता है वो कहाँ से आता है, बेस से आता है। और जो एनायनिक पार्ट आता है वो कहाँ से आता है, एसिड से आता है। एसिड से एनायनिक पार्ट आता है और बेस से कौन सा पार्ट आता है, ये एसिड हो गया हमारा और ये हमारा बेस हो गया। बेस से कौन सा पार्ट आता है, कैटायनिक पार्ट, और एसिड से क्या आता है, एनायनिक पार्ट। तो कैटायन और एनायन मिलके हमारा एक्वस सॉल्यूशन बना दिया और साथ में H2O लिक्विड बन गया। और हीट तो निकलता ही है, क्योंकि ये हीट निकलता है, इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और H+ OH- मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। यानी कि जो हमारा CaSO4 है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 आयंस। ठीक है, एक हमारा Ca2+ आयन है और SO4 2- आयन है। ये जो कैटायन है ये क्या है, कैटायन कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस। ठीक है, तो ये बेसिक रेडिकल हो गया, क्या हो गया, इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। ठीक है, और ये सल्फेट जो है ये क्या है, एनायन है। और एनायन किसी सॉल्ट का कहाँ से आता है, फ्रॉम एसिड। एसिड से आने की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम लिखना बहुत आसान। पहला पार्ट में कैल्शियम तो कैल्शियम लिख दिए, दूसरा पार्ट में सल्फेट तो सल्फेट लिख दिए। तो इस तरह के नाम लिखना बेहद आसान है। लेकिन आपको पूछा क्या जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्ट में उसका पैरेंट एसिड क्या है और पैरेंट बेस क्या है। तो एसिड और बेस निकालने के लिए अभी मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, मतलब एक ट्रिक बताऊंगा या फिर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। मैं एक सॉल्ट लिखता हूँ, सॉल्ट आप कैसे देखेंगे, सॉल्ट में एक कैटायनिक पार्ट होगा और एक एनायनिक पार्ट होगा। एनायनिक पार्ट किसी एसिड से आया होगा और कैटायनिक पार्ट कहाँ से आया होगा, किसी बेस से। यानी कि सॉल्ट कब बनता है, जब कोई एसिड या बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का निर्माण होता है। यानी कि सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें, मैंने एक सॉल्ट लिखा Na2SO4। ठीक है, नाम क्या होगा, नाम बहुत आसान। पहला पार्ट में सोडियम तो सोडियम तो लिख ही देंगे। SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। क्या बन गया, सोडियम सल्फेट।
अब बताइए इसमें कैटायन कौन सा होगा और एनायन कौन सा होगा। कैटायन एनायन पहचानने के लिए Na क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो SO4 क्या हो जाएगा, क्योंकि Na 2 आया है तो SO4 2 माइनस होना पड़ेगा। ठीक है, ये कैटायन और एनायन हो गया। तो बताइए इसका पैरेंट एसिड कौन सा होगा और पैरेंट बेस कौन सा होगा। यानी कि हमारा जो सॉल्ट बना है वो एसिड और बेस से बना है, तो उसका पैरेंट एसिड और पैरेंट बेस क्या होगा। तो Na हमारा कैटायन है और कैटायन कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस। तो इसका बेस क्या होगा, Na के साथ क्या मिला देंगे, Na प्लस को OH माइनस के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा NaOH बन जाएगा। यानी कि ये हमारा बेस हो गया NaOH। ठीक है, और हमारा एसिड कैसे बनाएंगे हम लोग, जो उल्टा लिख दिया हम, यानी कि NaOH बेस हो जाएगा। Na के साथ क्या लगा दिए, OH। एसिड कहाँ से आएगा, सल्फेट है तो SO4 लिख दिए। SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2। इसके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे और हाइड्रोजन में 2 लगा देंगे। यानी कि हमारा एसिड क्या था, H2SO4 और बेस क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पैरेंट एसिड और पैरेंट बेस था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ और हम सॉल्ट्स लिखते हैं। तो सॉल्ट्स में एक कैटायन होगा जो बेस से आ रहा होगा और एक एनायन हो रहा होगा जो एसिड से आ रहा होगा। मैंने लिखा NaClO4। क्या लिखा, NaClO4। समझ आ रही है बात। तो इसमें एक पार्ट है ClO4 और एक पार्ट है Na+। यानी कि इसमें कैटायन क्या है, Na+ है और एनायन क्या है, ClO4-। तो एसिड क्या हो जाएगा इसका, एसिड में H लगा देंगे, ClO4 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, कौन सा बेस, पैरेंट एसिड और पैरेंट बेस। और बेस में क्या करेंगे, Na में OH लगा देंगे। यानी कि कैटायन में OH लगा देंगे तो बेस बन जाएगा, एनायन में H+ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसका नाम क्या होगा, सोडियम तो लिखेंगे ही हम लोग। ठीक है, और ClO4- को हम लोग कहते हैं परक्लोरेट। क्या कहते हैं, परक्लोरेट। क्योंकि ये किससे बना है, परक्लोरिक एसिड से बना है। किससे बना है, परक्लोरिक एसिड से। तो परक्लोरिक एसिड से क्या बन जाएगा, परक्लोरेट बन जाएगा। तो इसका नाम हो गया सोडियम परक्लोरेट। ठीक है, अगर मैंने लिखा होता NaClO, क्या लिखता, NaClO, तो इसका नाम हो जाता सोडियम ClO- को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइट। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अगर मैं लिखा होता NaClO2, इसका नाम हो जाता सोडियम क्लोराइट, ITE। अगर मैं लिखता NaClO3 तो इसका नाम हो जाता सोडियम क्लोरेट। यानी कि क्लोरिक एसिड से क्लोरेट बनेगा, क्लोरस एसिड से क्लोराइड बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड से हाइपोक्लोराइट बनेगा। एक और मैं सॉल्ट लिखता हूँ, आप उसको देखें और फिर आज के क्लास के जो नेमिंग सेक्शन है उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। फिर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, मैंने लिखा K2SO3। क्या लिखा मैंने, K2SO3। सबसे पहले इसमें पहचानिए आप कैटायन क्या है, तो कैटायन K+ है। एनायन क्या है, तो एनायन क्या है, SO3 2-। ठीक है, SO3 2-। तो इसका पैरेंट एसिड फटाफट बताएंगे हम उनको। पैरेंट एसिड क्या हो जाएगा, H2SO3। और पैरेंट बेस क्या हो जाएगा, K+ में क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, KOH बन जाएगा। ये क्या है, हमारा सल्फ्यूरस एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। और इस आयन का नाम क्या है, सल्फाइड। क्या नाम है, सल्फाइड। एसिड में वो सल्फ्यूरस एसिड हो जाता है, इस आयन का नाम क्या है, सल्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फाइड। तो शुरू में जो आप नेमिंग सीखें वही से आपका सारा सॉल्ट आ जाएगा। बस कैटायन का नाम लिखिए और एनायन का नाम लिखिए, सॉल्ट का नाम क्लियरली हो जाएगा।
ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक मामला समझ आ गया होगा। ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को अगर नहीं करेंगे तो आपके बाकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसीलिए उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम लोग आज की क्लास को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या है सवाल? सवाल है कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव रेडिकल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या बोला है? कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव रेडिकल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले क्या लिखा है आपके पास? कंपाउंड है कैल्शियम फॉस्फाइड। क्या है? कैल्शियम फॉस्फाइड। इस कैल्शियम फॉस्फाइड में टोटल पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं ये आपको बताना है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे मैं बताऊं जब तक कि उसका फॉर्मूला पता ना हो। तो कैल्शियम है तो कैल्शियम तो होना ही है भाई, ठीक है। और कैल्शियम क्या बनाता है? 2 पॉजिटिव आयन बनाता है, ये दिस मस्ट बी नोन। और फॉस्फाइड है मतलब ये कहाँ से आया होगा? फॉस्फोरस से। IDE है, क्या है? रिमेंबर, अगर ITE है तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन IDE है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? फॉस्फोरस होगा, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस हो गया। और फॉस्फोरस क्या बनाता है? 3- बनाता है। ध्यान रहे, नाइट्रोजन क्या बनाता है? 3- और फॉस्फोरस भी क्या बनाता है? 3-, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में है, ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है। और आर्सेनिक और स्टीबियम और बिस्मथ ये सब एक ही ग्रुप में है। इसको आप बोलते हैं नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है। ये ग्रुप 15 है, नाना पापा आंटी सब बीमार। और इसमें सब में क्या आएगा? 3 नेगेटिव चार्जेस आएंगे, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं। यहाँ तक नॉन मेटल है एक्चुअली, तो इसलिए इसमें 3 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब इस पर कितना? 2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। अब दोनों की वैलेंसी अलग अलग है, कंबाइन करने के लिए दोनों की वैलेंसी को सेम हो जाना पड़ेगा। यानी कि जब एक कैटायन एक एनायन के साथ कंबाइन करेगा तो टोटल चार्जेस क्या होने पड़ेंगे? इक्वल होने पड़ेंगे। तो 2 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज के इक्वल हो नहीं सकता है, तो 2 को हम लोग कितना से गुना कर देंगे? इस 2 को गुना कर देंगे 3 से, और इस 3 को गुना कर देंगे, ये दोनों इक्वल है नहीं, इक्वल करने के लिए 2 को कितना से गुना कर दिया? 3 से, और इस 3 को कितना से गुना कर देंगे? 2 से, ताकि इक्वल हो जाए, 6 बराबर 6 हो जाए। यानी कि हमारा फॉर्मूला जो निकल के आएगा, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? कैल्शियम को कितना से गुना किए? 3 से, तो Ca3 हो गया। और फॉस्फोरस को कितना से गुना किए? 2 से, तो ये हो गया Ca3P2। इसको आप इस तरह से करते हैं क्रिस क्रॉस, Ca कितना हो गया? 3, और फॉस्फोरस कितना हो गया? 2। ये क्रिस क्रॉस करिए या फिर कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझिए। अब कैल्शियम के कितने एटम्स आ गए? कैल्शियम के 3 एटम्स आ गए। कितने एटम्स आ गए? 3। और एक कैल्शियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? 6 पॉजिटिव चार्जेस आ दिए। तो कितने हो जाएंगे? 6 पॉजिटिव चार्जेस। कितने? 6 पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 6 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से भी हमने निकाल दिया 6 पॉजिटिव चार्जेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कितने पॉजिटिव चार्जेस हो गए? 6 पॉजिटिव चार्जेस हो गए। किसमें? कैल्शियम फॉस्फाइड में। दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। बी नंबर में है हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? Mg, नाइट्रेट का क्या होता है? NO3, MgNO3 फार्मूला होगा, ठीक है। नहीं, बल्कि MgNO3 होल ट्वाइस होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। तो जब कंबाइन करेगा तो नाइट्रेट को ऑब्वियसली कितना होना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ताकि मैग्नीशियम की वैलेंसी के बराबर हो जाए। अब इसमें बोला गया है कि भाई कैटायन पे कितना चार्ज है? तो एक कैटायन है सिर्फ, तो एक कैटायन मतलब 1 से मल्टीप्लाइड है, तो 2 पॉजिटिव। तो कितने पॉजिटिव चार्जेस आ गए? 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए। 2 पॉजिटिव चार्जेस, बहुत आसान। सी नंबर देखिए, सी नंबर और डी नंबर में क्या है? एक है जिंक सल्फाइड और सोडियम जिंकेट। एक है जिंक सल्फाइड। क्या है? जिंक सल्फाइड। ये हो जाएगा ZnS, ठीक है। इसमें आयंस दिखाएंगे तो हम लोग लिखाएंगे Zn2+ और S2-। तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया? 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। डी नंबर देखिए, डी नंबर में हमारे पास है सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट।
सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। क्या होता है? Na2ZnO2। सोडियम क्या बनाता है? हमेशा Na+ बनाता है। इसके कितने आयंस हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 को एक पॉजिटिव चार्ज से गुना कर देंगे तो 2 गुना 1 कितने हो गए? 2 पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ भी कितने हो गए? 2 पॉजिटिव चार्जेस हो गए। यानी कि सोडियम जिंकेट में भी कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं? तो 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास अगला सवाल है, उस सवाल को ज़रा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप शेयर करेंगे तो और लोगों को फ़ायदा होगा, फिर एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा, और ज़रूर सारे बच्चों के बीच में एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है अगला सवाल? एन ऑक्सी एसिड कंटेन्स 3 हाइड्रोजन एटम्स, 1 फॉस्फोरस एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। क्या बोला है? 3 हाइड्रोजन एटम। चलिए, उसके बाद 1 फॉस्फोरस एटम, 1 फॉस्फोरस एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। हो गया। क्या बोला है? नेम द एसिड। भाई साफ साफ नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। तो अभी भी आपको हम पढ़ा है, क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि H3PO3 जब होता है तो फॉस्फोरस एसिड होता है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। नेम द डिफरेंट सॉल्ट्स दैट कैन बी फॉर्म बाय द एसिड ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो कौन कौन से डिफरेंट सॉल्ट बन सकते हैं? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर कौन कौन से डिफरेंट सॉल्ट्स इसके साथ बन सकते हैं? H3PO4 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो कौन कौन से डिफरेंट सॉल्ट्स बन सकते हैं? ठीक है, देखें, ऐसा करने पे हमारे पास, क्योंकि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं इसमें? 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो पहला हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करेगा तो बन जाएगा Na(H2PO4). ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन भी अगर रिप्लेस हो जाएगा तो बन जाएगा Na2H PO4। अगर तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा तो पूरी तरह से नाइट्रोजन आ जाए, सोडियम आ जाएगा और बन जाएगा Na3PO4। ठीक है, साथ में H2O तो बनना ही है। साथ में क्या बनना है? साथ में H2O तो बनेगा ही हर प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? यानी कि 3 हमारे पास सॉल्ट्स बने, एक बन गया Na(H2PO4), इसका नाम हो जाएगा सोडियम, होना ही है। 2 हाइड्रोजन है तो बोलेंगे डाईहाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रोजन, और साथ में फॉस्फेट लग जाएगा, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। हमने लिखा Na2HPO4, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बोल सकते हैं, या फिर डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड। ठीक है, तो इसके कई नाम हम बोल सकते हैं। एक तो हम बोल देंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है, वह सोडियम हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के लिए बाई भी यूज़ किया जाता है, या फिर सिंपली हाइड्रोजन फॉस्फेट लिखिए, एक साथ हाइड्रोजन फॉस्फेट लिखा जाएगा। ये मैंने अलग अलग लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। इस यहाँ हो जाएगा फॉस्फेट और यहाँ हो जाएगा फॉस्फेट। ठीक है, आपके लिए बता दूं, हाइड्रोजन एक अगर है तो उसके लिए बाई भी यूज़ किया जाता है, और मैंने लिखा है Na3PO4, इसको ट्राई सोडियम फॉस्फेट भी बोला जाता है, या सिंपली सोडियम फॉस्फेट भी बोला जाता है। किसी किसी किताब में इसको ट्राई सोडियम फॉस्फेट भी कहा जाता है। अगला सवाल क्या है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द अबव सॉल्ट। मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअली ये तो सारे क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स है ही नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास ये सवाल ही एक्चुअली रॉन्ग है, और मॉलिक्यूलर मासेस का कॉन्सेप्ट भी मैंने वैसे नहीं पढ़ाया है, तो वो सवाल हमारे लिए वैलिड नहीं है, इसलिए आपको बॉदर करना ही नहीं है। इस चैप्टर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है मॉलिक्यूलर मास का, तो मॉलिक्यूलर मास बिना पढ़े इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर मासेस की मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द वैलेंसी ऑफ अ मेटल M is 2 and its atomic weight is 24. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। क्या निकालने बोला है? मॉलिक्यूलर मासेस निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग नहीं निकालेंगे मॉलिक्यूलर मासेस, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं। अगला सवाल देखिए। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है
कि इन एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द सॉल्ट प्रोड्यूस कैटायन द सॉल्ट प्रोड्यूस कंटेन्स 1 मेटल एटम X, 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। क्या बोल रहा है, एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें जो सॉल्ट बन रहा है उसमें 1 मेटल एटम है जिसमें X मेटल है, ठीक है, और क्या बोल रहा है 2 नाइट्रोजन एटम। क्या बोल रहा है 2 नाइट्रोजन एटम्स। कितने नाइट्रोजन एटम्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स, 2 नाइट्रोजन, 1 मेटल एटम 2 नाइट्रोजन एटम, यानी कि N 2 है हमारे पास, ठीक है। और क्या बोल रहा है 4 ऑक्सीजन एटम। कितने ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। एक्चुअली ऐसा तो होता नहीं है, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है NO2 होता है और ये ट्वाइस है, ठीक है। अब आपको बोला है कि गिव द फॉर्मूले ऑफ द एसिड एंड द बेस, कौन सा एसिड और कौन सा बेस होगा। मैंने आपको कहा है ये जो पहला पार्ट है ये क्या है हमारा कैटायन है, और दूसरा पार्ट क्या है एनायन। कैटायन कहाँ से आता है, एसिड से आता है, और एनायन कहाँ से आता है, बेस से आता है। तो पहले हम लोग कैटायन लिख लेते हैं। कैटायन क्या होगा, देखें NO2 जो होता है हमारे पास, NO2 जो होता है वो NO2 माइनस होता है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज, तो 2 से मल्टीप्लाई किए मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है। एक्स पे कितने पॉजिटिव चार्जेस है, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो हमारा जो बेस बनेगा, बेस कैसे बनेगा, बेस में हम लोग X के साथ OH लगा देंगे, OH की वैलेंसी 1 होती है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो हमारा एसिड होगा, एसिड कहाँ से आएगा, H लगा देंगे किसमें, NO2 में। तो ये हो गया हमारा एसिड और ये हो गया हमारा बेस, ये नाइट्रस एसिड हो गया। क्या हो गया, नाइट्रस एसिड। और हमारा जो बेस है वो अननोन है क्योंकि इसमें X दिया हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास बोला है a molecule of a binary salt contains 2 metal atoms and 1 sulfur atom। क्या बोला है, 2 metal atom and 1 sulfur atom। एक बाइनरी सॉल्ट है जिसमें क्या है 2 मेटल एटम्स है, ठीक है, और क्या है एक सल्फर एटम है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द बाइनरी सॉल्ट फॉर्म बाय द मेटल एंड द नाइट्रोजन, गिव रीजन इन योर सपोर्ट ऑफ आंसर। क्या बोला है, एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें हमारे पास क्या है 2 मेटल एटम्स हैं। मान लेते हैं मेटल को हमने M मान लिया, इसमें 2 मेटल एटम्स हैं, 1 फॉस्फोरस एटम है। कितने फॉस्फोरस एटम्स हैं, 1 फॉस्फोरस एटम, 1 सल्फर एटम, सल्फर के कितने एटम हैं, 1। अब बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बाइनरी सॉल्ट बाय द मेटल एंड द नाइट्रोजन। अब इस मेटल का और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन आपको करके दिखाना है। पहले ये बताइए सल्फर पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, S2 माइनस। इसका मतलब मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी ऑलरेडी 2 है, तो मेटल की वैलेंसी 1 होगी तभी ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, M3N। क्या बनने वाला है, M3N। M हमारा मेटल है, क्या है मेटल, और N हमारा क्या है नाइट्रोजन। N क्या है, नाइट्रोजन। अब आपको पूछा क्या है, नंबर ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बाइनरी सॉल्ट। इस बाइनरी सॉल्ट में कितने मेटल एटम्स हैं, 3 है। तो कितने हो गए मेटल एटम, कितने हो गए मेटल एटम्स, कितने हो गए, 3 हो गए। आसान है, सपोर्ट कर दिए। भाई जो हम बताए क्या ये आंसर को सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑब्वियसली आंसर को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ तक हमने बहुत सारी बातें कर ली और एग्जाम्पल्स कर लिए। अब हमारा जो लेक्चर अगला सेक्शन होगा, अगला सेगमेंट होगा, उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।